न्यूज़ ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बजट ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पैनल में इस वक्त जो मौजूद हैं खालिद उस्मान साहब हमारे साथ ही चल रहे हैं, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसी बीच में हमें ज्वाइन किया है नजम साकिब साहब ने, सीनियर तजियाकार है। नजम साकिब साहब आपको वेलकम करते हैं। मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं ओवरसीज़ चैम्बर के। अब्दुल अलीम साहब आपको भी वेलकम करते हैं। खालिद साहब आप बात कर रहे थे तो वो बात अभी मुकम्मल हुई नहीं थी, तो बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। वो अपनी बात मुकम्मल कीजिए कि इस वक्त ये जो मॉडल जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और बिलखुसूस PTI के रहनुमाओं की जो थी, यानी अपोजिशन की भी जो थिंकिंग है वो सिर्फ ज़रात के हवाले से है। ये बकर ईद के ऊपर जिस तरीके से जानवर वापस गए वो उस हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो क्या हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो उस तरफ को तवज्जो देने की मुतहम्मिल नहीं है या हम देना ही नहीं चाहते? जी, मेरा ख्याल है कि हम सही सिमत में सोच ही नहीं। अगर हम ये समझते हैं कि हम ज़रात में तरक्की किए बगैर हम अपने मुल्क के अंदर ग्रोथ ले सकते हैं या तरक्की कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि यहाँ ये एक गलती है जो हम सोच रहे हैं। देखें, एक बड़ा हिस्सा हमारे GDP का ज़रात से आता है, और दूसरी बात है इस दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी एक बहुत ही अहम पॉइंट है। फिर तीसरी बात है, डॉलर हमारे लिए सिर्फ एक पैसा नहीं है, रकम नहीं है, ये वो चीज है जो सबसे हम जिसकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं, चूंकि हम डॉलर कम कमाते हैं। और बदकिस्मती से हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद 6-7 बिलियन डॉलर इस साल हम खर्च कर चुके हैं ज़रात पर, जो कि मैं समझता हूं हम खर्च कर सकते थे टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट के ऊपर। अभी हमारी आपने देखा कि हिंदुस्तान के साथ एक हाई टेक वॉर हुई है, हमें उसके लिए भी पैसे दरकार है। हम ये पैसा उस जगह पर खर्च कर सकते थे, हम ये पैसा मुल्क में तालीम के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमने अपने फार्मर को तो तबाह किया, लेकिन साथ साथ जो सबसे अच्छी चीज थी हमारे पास, जो हमारा फॉरेन रिजर्व था, उसके ऊपर भी हम प्रेशर का बायस बने। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये बात सोचने की जरूरत है, ज़रात को, फार्मर को हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। पिछले 1 साल 1.5 साल से वो हमसे नाराज है, और अगर ये फार्मर हमसे मुसलसल नाराज रहेगा तो उसका नुकसान ये होगा कि आने वाली फसलें भी जो है ना, और देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो आने वाली फसलों का, गवर्नमेंट को हम पहले से ही इंतबाह कर देते हैं कि देखें इस वक्त फार्मर के पास पैसे नहीं है, उसके पास खाद के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसे नहीं है। यानी फार्मर जो है वो अपनी फसल, हमने ये भी देखा है कि वो अपनी फसल बेच रहा था पेस्टिसाइड्स के लिए, खाद के अगेंस्ट जो अपनी जो है ना वो पुरानी फसल बेच रहा था। तो मैं समझता हूं कि ये वो पॉइंट है, हमें फार्मर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें ये जो नुकसान उसका हुआ है उसका अजाला करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस के अंदर लेना पड़ेगा, ताकि हमारी अगली फसलें हम अपना कीमती डॉलर भी बचा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हमारी पंजाब में तो हमारी जो GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे जो है ना ज़रात वाले सेक्टर से इस मुल्क के अंदर आता है। मैं अगर खालिद साहब आपकी तरफ आऊँ, ये जो अभी मंजरनामा बयान कर रहे थे अब्दुल अलीम साहब, उस पर एक बात और है कि 9000 ट्रिलियन जो है वो ब्लैक मनी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हम MNST स्कीम IMF की वजह से ला नहीं सकते, हम उन्हें बारहा सिस्टम के अंदर आने की दावत दे चुके हैं, वो नहीं आ पा रहे। क्या ये कुली तौर पे हुकूमत का फेलियर है कि पिछले साल हुकूमत ऐलान करती है कि नॉन फाइलर गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, नॉन फाइलर को ये होगा, ये देखा जाएगा। इस तरह था कि नॉन फाइलर जो है वो घर से भी बाहर अगर कदम रखेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये मंजरनामा था। लेकिन क्या हुआ वो सभी को मालूम है। अब की बार भी वही बातें हैं। क्या हम उनको सिस्टम में लाने के लिए जो वजह बता रहे हैं वो वजह गलत है कि हम उन्हें ला नहीं पा रहे, या फिर इसके पीछे हुकूमत के अपने अवामिल भी कार फरमा? जी देखिए, ये इशू भी ऐसा है जो बहुत ही हमने खुद से ही कॉम्प्लिकेट कर लिया है। हम हर साल कहते हैं कि लोगों को हम टैक्स के अंदर लेके आएंगे, हम फाइलर और नॉन फाइलर की भी हमने 2 इस्तलाहें यहाँ पर पैदा कर दी हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप डाटा चेक करें, जो फाइलर्स ने जो डाटा भी फाइल किया है, तो अगर आप उसके अंदर भी डिटेल के अंदर जाएं तो आपको नजर आता है कि तकरीबन 22 लाख लोग हैं जिन्होंने जीरो रिटर्न जो है ना वो भर दी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को टैक्स नेट के अंदर किस तरीके से जो है लेके जाए। और आपने जो बात की एमनेस्टी स्कीम की, देखिए हमारा सिस्टम इस तरह का है कि जब हम व्हाइट मनी बना रहे तो उसके साथ
चूंकि टैक्सेस की शरह इतनी ज्यादा है, एक साथ साथ एक ब्लैक मनी भी पाइल अप हो रही होती है। पहले वो ब्लैक मनी पार्क हो जाती थी जाके जो है आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन अब इस वक्त आप जाहिर आपके सिस्टम में एक बहुत बड़ी ब्लैक मनी मौजूद है जो किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही। तो मैं ये समझता हूँ ये तो बात दुरुस्त है कि IMF की मौजूदगी में हम कोई एमनेस्टी नहीं ला सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें एक ऐसी एमनेस्टी निगोशिएट करनी चाहिए IMF के साथ कि जिसमें अगर कोई पैसा बराह रास्त इंडस्ट्री लगाएगा और इंडस्ट्री के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे, तो मैं समझता हूं कि कोई रास्ता, क्योंकि देखिए जब तक आप तमाम लूप होल्स बंद नहीं कर देते, जब तक आपका FBR एफिशिएंट नहीं हो जाता, जब तक आप इस पोजीशन में नहीं आ जाते कि लोगों के पास सारी वाइट मनी है, उस वक्त तक तो बार बार ब्लैक मनी पाइल अप होगी आपके पास, और उसको सिस्टम में लाने का कोई तरीका, क्योंकि सिस्टम में लाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए आप एमनेस्टी देते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक ये हम अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करेंगे, हमें अल्टीमेटली हम आज लाएंगे या IMF प्रोग्राम खत्म होने के बाद लाएंगे, हमें एमनेस्टी लानी पड़ेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक ऐसी एमनेस्टी आनी चाहिए कि जिसके अंदर पैसा इंडस्ट्री की तरफ जाए, प्रोडक्शन की तरफ जाए, हम लोगों को मशीनरी मंगवाने दें उस पैसे के साथ। तो मेरा ख्याल है कि वो ब्लैक मनी भी सिस्टम के अंदर वापस लाई जा सकती है। और चूंकि ब्लैक मनी ज्यादा है तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि लोग अपना पैसा लेके इस मुल्क से फिर बाहर चले जाते हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि जो हम अक्सर बात करते हैं कि $11 बिलियन हमारा दुबई के अंदर इन्वेस्ट हो गया, मैं समझता हूं कि हमें ऐसी भी कोई स्कीम लेके आनी चाहिए कि उसमें से भी अगर $3-4 बिलियन पैसे हम वापस अपने मुल्क के अंदर लेके आ सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी।